नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे हैं। और आज हम करेंगे भारत में विदेशी आक्रमण के पीवाईक्यू। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 360 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। तो ये ध्यान रखना कि जो डेमेट्रियस है, डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में जो भारतीय राज्य है वहां पे प्रवेश किया। और प्रवेश करने के पश्चात साकल साकल या इसे बोलते हैं सयालकोट। सयालकोट क्या बनाया? उसने बनाया राजधानी बनाया। ठीक है। और डेमेट्रियस ही ऐसा पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने यूनानी व खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। हुआ क्लियर? और डेमेट्रियस ही पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि सयालकोट को राजधानी किसने बनाया? तो वो बनाया डेमेट्रियस ने। तक्षशिला को किसने राजधानी बनाया? तो वो बनाया यूक्रेटाइड्स ने। और सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा हुआ है? तो वो हुआ है मिनांडर। जो मिनांडर है ये सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक रहा है और डेमेट्रियस कुल का ही रहा है। और इसे भारतीय बौद्ध साहित्य में क्या बोला गया है? वो बोला गया है मिलिंद। ठीक है। और मिनांडर और नागसेन के बीच में हुई है वार्ता। और नागसेन और जो मिनांडर है उसने क्वेश्चन किया है और जो नागसेन है उन्होंने उसका आंसर दिए हैं। तो ये प्रश्न उत्तर की जो शैली थी इसको एक बुक बना दिया गया है और उस बुक का नाम क्या है? वो है मलिंद पन्हो। क्या नाम है? मलिंद पन्हो। मलिंद पन्हो। ठीक है। यानी कि मलिंद यानी कि मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर की जो बुक है उसे मलिंद पन्हो कहते हैं। और मलिंद पन्हो क्या है आपको याद होना चाहिए, कई एग्जाम में पूछ चुका है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो इंडो ग्रीक शासक थे इन्होंने सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो डेमेट्रियस था ये पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारत को जीतकर, भारत के कुछ हिस्से को जीतकर और भारत में ही सयाल या सयालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। और डेमेट्रियस के बाद एक शासक आया है जिसका नाम है यूक्रेटाइडस। इसने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर जो तक्षशिला है उसे अपनी राजधानी बनाया था। और इसके बाद सबसे प्रसिद्ध शासक आया था, वो आया था मिनांडर, जिसे बौद्ध साहित्य में क्या बोला गया है? मिलिंद कहा गया है। और मिलिंद यानी मिनांडर ने ही नागसेन से क्वेश्चन किया था, नागसेन ने उसका आंसर दिया था और इसके उत्तर प्रश्न के वार्ता को एक बुक में संकलित कर दिया गया है जिसे कहा जाता है मलिंद पन्हो। ये ध्यान रखना कि जो इंडो ग्रीक शासक थे इन्होंने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया, तो अपने अधीन कर लिया वो कौन था? वो था डेरियस प्रथम। तो वो था डेरियस प्रथम, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये ध्यान रखना कि जो मौर्य वंश हुआ है इसके पहले एक वंश हुआ है उसे कहते हैं नंद वंश। और जो नंद वंश है उसका संस्थापक कौन था? वो था महापद्म। हुआ क्लियर? और महापद्म नंद की 10 संतानें थी और 10 में से जो अंतिम संतान थी उसका नाम था क्या? घनानंद। क्या था? घनानंद।
और घर्णन के काल में ही किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो वो था सिकंदर। हुआ क्लियर? और ये जो सिकंदर है इसने 325 ईसा के आसपास जो है भारत के पश्चिमी तट पर आक्रमण किया था। और जो सिकंदर का समकालीन था वो था नंद वंश का अंतिम शासक, उसका नाम था घननंद। और इसी घननंद की जो हत्या किया था वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसके बाद जो है भारत में मौर्य वंश की स्थापना होती है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो सिकंदर है इसने एक राज्य, उस राज्य का नाम क्या है? वो है अस्वक। अस्वक राज्य में हमला किया था, लेकिन क्या हुआ था कि यहाँ पे पुरुषों की मृत्यु हो जाने के कारण युद्ध में यहाँ के जो पुरुष की जो स्त्रियां थी उन्होंने अस्त्र उठाया था और सिकंदर के साथ युद्ध किया था। तो क्वेश्चन ये भी करता है कि सिकंदर ने किस राज्य में महिलाओं के साथ युद्ध किया था? तो वो है अस्वक। हुआ क्लियर? और सिकंदर के साथ 3 व्यक्ति आए थे। एक था निर्याकस, दूसरा था अनेस्क्रिटस और तीसरा था अरिस्टोबुलस। तो ये सिकंदर के साथ निर्याकस, अनेस्क्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के साथ भारत आए। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि सिकंदर के साथ कौन कौन आया था। और ये ध्यान रखना कि जो बिंदुसार है उसके दरबार में आया था डाइमेकस। हुआ क्लियर? और सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तब भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी कि भारत में केंद्रीय सत्ता का क्या था? अभाव था। और सिकंदर की सेना काफ़ी सर्वश्रेष्ठ थी और भारत के कुछ विद्रोही राजाओं का साथ मिलने के कारण सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया। तो सिकंदर करीबन करीबन 19 माह जो है ये भारत में रहा था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नंदवंश। अब आपसे यहाँ से राजा पूछता है तो राजा कौन सा होता? राजा होता घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। हुआ क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तो कौन सा वंश था? तो वो था नंदवंश। नंदवंश का कौन सा राजा था? तो वो था घनानंद। घनानंद कौन था? तो ये महापद्म नंद, जो नंदवंश संस्थापक था, उसका ये अंतिम पुत्र था। घनानंद की हत्या किसने किया? तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हो गई। सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तब भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं होने के कारण, सिकंदर की सेना कुशल होने के कारण और भारत में ऐसे कई राजा थे जो देशद्रोही थे, उनका साथ मिलने के कारण भारत में इसने आक्रमण किया और करीबन 19 माह भारत में रहा। सिकंदर भारत में कितने माह रहा था? ठीक है, तो सिकंदर भारत में जो है ये क्वेश्चन जो आईएएस का प्री बीपीएससी दोनों में आ चुका है। ठीक है, तो सिकंदर जो भारत में कब तक रहा था? वो रहा था 19 माह तक। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक राज्य की स्त्रियों ने किसके विद्रोह में युद्ध में भाग लिया था? तो मैं बता चुका था आपको कि सिकंदर जब भारत में आक्रमण किया तो अशोक राज्य था, वहाँ की जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों के साथ इसने युद्ध किया, क्योंकि वहाँ पे पुरुषों की मृत्यु हो चुकी थी युद्ध में, इसलिए वहाँ की स्त्रियों ने अस्त्र उठाया और सिकंदर की सेना के साथ युद्ध किया। तो वो कौन था? यूनानी। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? मैंने बताया था आपको कि जो सिकंदर है उसके साथ जो है निर्याकस, अनिस्क्रिट्स और डायमेकस भारत आए थे। जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, ये भारत नहीं आया था। वह क्लियर ध्यान रखना। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था वो देख लीजिए। भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही हो जाएगा। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिकंदर का कहीं भी हमें एक अच्छा प्रशासक नहीं मिलता। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ध्यान रखना जो हुआ है सिकंदर,
सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व जो है भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा खैबर दर्रा के निकट एक दोआब पड़ता है, वो है झेलम और चिनाब का दोआब पड़ता है। उसके बीच में एक राज्य है, इसके बीच में एक राज्य था और वो राज्य था किसका? राजा पोरस का। तो राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध होता है और राजा पोरस का सिकंदर का जो युद्ध होता है और इस युद्ध में राजा पोरस की कहीं कहीं पर आपको दिखाता है हिस्ट्री सेन में हार हुई है और भारतीय जो साहित्यकार है वो बोलते हैं हार नहीं हुई है। और इसने इनके बीच में एक वार्ता होती है। वार्ता ये होती है कि जब ये हार जाता है पोरस तो सिकंदर पूछता है कि क्या किया जाए। तो राजा पोरस बोलता है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता है वही व्यवहार आप मेरे साथ भी कीजिए। और सिकंदर को राजा पोरस का ये जो सवाल का आंसर था बहुत शानदार लगता है, इसलिए और उसकी वीरता को देखते हुए भी सिकंदर जो है राजा पोरस को उसका राज्य लौटा देता है, उसी का राज्य सौंप देता है। ऐसी किदवंती मिलती, कहीं कहीं मिलता है कि जो राजा था पोरस वो हारा नहीं था। ठीक है, इसके कई साक्ष्य भी हैं, परंतु हमारे जो सिलेबस में लिखा है हारा था, तो आप हारा मान लीजिए। ठीक है, जो सिकंदर है ये भारत में तक्षशिला का राजा था। एक क्वेश्चन ये आएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राजा था जिसने सिकंदर को सहायता दी थी? तो वो राजा कहाँ का था? वो तक्षशिला का राजा था, राजा आम्बी। राजा आम्बी ने सिकंदर को सहायता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि कौन सा राजा पराजित हुआ था, तो वो हुआ था राजा पुरु पोरस। हुआ क्लियर? ऑप्शन बी ये ध्यान रखना। कथन ए और कथन आर दिया गया है। यहाँ दिया गया कथन है कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ दिया। हुआ क्लियर? और आर कहता है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो आर तो गलत हो जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आर कौन सा गलत है। आर गलत याला है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे? मैं बताया था आपको कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? वो था महापद्म नंद। महापद्म नंद की 10 संतानें थी। 10 संतानों में से अंतिम संतान थी वो थी घनानंद। और घनानंद जो है ये अंतिम शासक था महापद्म नंद का, नंद वंश का, जो सिकंदर का समकालीन था। और महापद्म नंद की हत्या करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और महापद्म नंद के काल में ही सिकंदर जो भारत में करता है आक्रमण और वहां से लौट जाता है। इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता कि वो चंद्रगुप्त से मिला या चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ, कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही, आर गलत। हुआ क्लियर? सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो एक्चुअली झेलम नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर का जो हमला हुआ था तब बता चुका हूं आपको कि नंद वंश का शासन था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? पे कहानी हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये कौन सा था? घनानंद। हुआ क्लियर? इसकी पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये राज्य कौन सा था? वो राज्य था अश्वक। अश्वक राज्य था। और अश्वक राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो थी मस्सग। ठीक है, ये उसकी राजधानी थी। तो आपको राज्य प्लस राजधानी दोनों याद होना चाहिए। राज्य पूछेगा तो वो था अश्वक और उसकी राजधानी कौन सी थी? तो वो थी मस्सग। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है MPSI का PYQ
का जो विदेशी आक्रमण का जो टॉपिक था समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मेमांस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।